हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के बारे में। बच्चों अगर आप लोग क्लास 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है ना, तो आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों आपको पता है हमारी इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एसपी स्टडी क्लासेस, इस चैनल पर आप लोगों ने देखा कि बोर्ड एग्जाम 2023 में और बोर्ड एग्जाम 2024 में जिन बच्चों को प्रिपरेशन कराई गई थी उन बच्चों के जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। कुछ बच्चे 90 प्लस के भी हैं, कुछ बच्चे 80 प्लस के भी हैं और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने 1 से 2 महीने लास्ट में प्रिपरेशन करके हमारे इस चैनल से काफ़ी अच्छे मार्क्स हासिल किए, जिनमें से 60 से 70% उन्होंने नंबर लाए। तो अगर आप लोग भी अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है कि आप 90 प्लस आसानी से ला सकते हो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हो। तो आज के इस लेक्चर में, और आज का ये लेक्चर है बच्चों अभी तक का जो 2025 का बोर्ड एग्जाम होना है, इसमें आज का ये लेक्चर पहला लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे आपका जो सिलेबस है, आपकी जो किताब है, यानी कि आपको जो पूरे साल तैयारी करना है, इस पूरे साल का जो 1 शॉर्ट वीडियो लेकर आए, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी को लेकर, इंग्लिश को लेकर, बायोलॉजी को लेकर, फिजिक्स को लेकर और केमिस्ट्री को लेकर। आज हम जिन टॉपिक को आपको बताने वाले हैं, जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश के जो टॉपिक बताएंगे ना बच्चों, ये सारे टॉपिक अगर आपने तैयार कर लिए तो आपके जो 500 नंबर का पेपर आता है उसमें 450 प्लस नंबर आप आसानी से ला सकते हो। और आज मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो भी टॉपिक बताऊंगा, इन्हीं टॉपिक को मैं पूरे साल आपको पढ़ाने वाला हूँ। यानी कि पूरे साल जो मैं आपको अपने चैनल पर पढ़ाऊंगा वो इन्हीं टॉपिक को पढ़ाऊंगा। और अगर आपने सारे टॉपिक लिख लिए, नोट डाउन कर लिए और इनका पीडीएफ डाउनलोड कर लिया ना, और आपने सारे टॉपिक तैयार कर लिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पूरे साल अच्छे से मेहनत करेंगे। हम आपको हिंदी के भी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, इंग्लिश में भी बताएंगे आपको क्या क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में भी बताएंगे आपको क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या बताएंगे, केमिस्ट्री में क्या बताएंगे, सारा कुछ बताने वाला है। बस आपको ध्यान से समझते रहना है। और आप लोगों की जो क्लासेस हैं अभी तो 1 महीने तक लगभग इसी कॉपी पे और पेन से और या व्हाइट बोर्ड से चलेंगे, लेकिन 1 से 1.5 महीने के बाद में आप लोगों का जैसे सिलेबस का यानी कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, फिलहाल हम आज से कर रहे हैं, और जैसे ही एकदम अच्छे तरीके से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा ना, यानी कि जो भी सिलेबस के चैप्टर वाइज रिवीजन करवाया जाएगा, तो आपको हो सकता है डिजिटल बोर्ड पर सारी क्लासेस देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी सपोर्ट करिएगा और आप लोग अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए सबसे पहले बच्चों हम फिजिक्स की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, एक एक टॉपिक को समझते हुए चलिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों पहला हमारा फिजिक्स का टॉपिक है विद्युत आवेश। देखिए आपको पता होना चाहिए कि विद्युत आवेश होता क्या है। देखिए विद्युत आवेश क्या होता है, आपने 1 से 2 नंबर में आपसे टिप्पणी पूछी जाएगी। आपका पहला चैप्टर है विद्युत आवेश वाला, उसी से है। यानी कि टिप्पणी में आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत आवेश पर टिप्पणी कीजिए, या 1 से 2 नंबर में अति लघुत्तरी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक आता है रेखीय आवेश घनत्व। यानी कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। अगला टॉपिक है बच्चों कूलाम का नियम। देखिए बच्चों कूलाम का नियम है, ये जो आपका रूल है, ये रूल पर भी इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। और इस पर क्या होगा, कूलाम का जो नियम आप सॉल्व करेंगे तो इसमें एक तरीके से सूत्र आएगा, एक तरीके से डेरिवेशन की तरफ इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक सूत्र आ जाएगा। ये जो सूत्र होगा बच्चों, जब आप जिस टाइम आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे, क्या बच्चों, न्यूमेरिकल फिजिक्स के जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे होगे तो वहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जिस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो वहाँ पर कूलाम का जो नियम का जो सूत्र है वो भी आपको आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसीलिए कूलाम का नियम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसकी अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बच्चों एक टॉपिक याद रखना है, यहाँ पर अच्छी के साथ साथ निरक्षीय भी पूछ लेता है। क्या क्या, कौन सी स्थिति, निरक्षीय स्थिति भी पूछ लेता है। तो आपको निरक्षीय को भी तैयार करके जाना है ताकि आपको वहां पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगला टॉपिक बच्चों हमारा छठा टॉपिक है गॉस की प्रमेय। देखिए एक बोर्ड एग्जाम में टॉपिक पूछा जाता है गॉस की प्रमेय, ये भी आपको सिद्ध करना रहता है। गॉस की प्रमेय भी बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती है और कई बार पूछी भी गई है। आप लोग पेपर देख लेना 2022-23 का उठाकर 24 का, आपको पता लग जाएगा कि विद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इनकी कैरेक्टरिफिकेशन क्या होता है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि विद्युत
वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं इनके एक स्पेशल गुण होते हैं, हर एक चीज का अपना अपना गुण होता है। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं इनके क्या क्या गुण होते हैं, देखिए जैसे एक दो गुण की बात करें तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं बच्चों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो ऐसे जो भी इनके गुण होते हैं आपको पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है बच्चों वैद्युत विभव के बारे में आपको पता होना चाहिए। परावैद्युत पदार्थ, देखिए परावैद्युत पदार्थ को समझिए, जैसे आपने एक सूत्र पढ़ा था 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आगे Q1 Q2 वाला आपने पढ़ा था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी आपका K लगा होता है, तो K क्या होता है बच्चा, परोवैद्युतांक होता है और जिसका मान सदैव हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली। तो इसीलिए इसको कभी कभी हम नहीं लिखते हैं, वही चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है। अगला बच्चों के कुछ टॉपिक है हमारा समविभव पृष्ठ। देखिए समविभव पृष्ठ क्या होता है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। ये सारे टॉपिक आपको टेंशन नहीं लेनी है, अगर आप पढ़ सकते तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा आपको चैनल पर सारे टॉपिक तैयार करवा जाएंगे। अगला टॉपिक देखिए वैद्युत विभव। फिर अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना। वैद्युत विभव का मतलब बी है। ये सारे डेरिवेशन भी आपको हमारे इसी चैनल पर करवा दिए जाएंगे। अगला आता है बच्चों विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होती है, संधारित्रों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। देखिए संधारित्र जो होती है इनका श्रेणी और समांतर क्रम। देखिए हम यहाँ पर आपको बताएं, संधारित्र को सी से प्रदर्शित करते एक सूत्र आपने पढ़ा था C=C1 + C2 + C3, ये सूत्र आपने पढ़ा था। और एक सूत्र आपने पढ़ा था 1/C=1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये दो सूत्र आपने पढ़े थे। लेकिन क्या होता है जब आप प्रतिरोध पढ़ते हैं, आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता था प्रतिरोध में बच्चों, R होता है R1 + R2 + R3। ये आपका श्रेणी क्रम का सूत्र हुआ करता था जब आप प्रतिरोध के बारे में पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे, प्रतिरोध के बारे में। तो बच्चे क्या करते हैं, प्रतिरोध वाला ही ध्यान रखते हैं और श्रेणी क्रम में संधारित्र में ये वाला सूत्र लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पर उल्टा एक तरीके से होता है, यहाँ पर प्रतिरोध का जो यहाँ पर संधारित्र का जो श्रेणी क्रम का सूत्र है वो ए वाला है, और ये जो होता है बच्चों समांतर क्रम का होता है। और कैसे आता है इन सभी चीज़ों पर अगर हम आज बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जब हम डेरिवेशन बताएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझाएंगे, अन्यथा आप चैनल पर जाइएगा, डेरिवेशन का वीडियो बना हुआ पड़ा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला टॉपिक बच्चों है ओम का नियम। देखिए ओम का नियम हो गया, किरचॉफ का नियम हो गया, अनुगमन वेग हो गया। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला अच्छे बच्चों विभव मापी। देखिए विभव मापी आपसे बोर्ड एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो 4 से 5 नंबर में इसका सचित्र वर्णन पूछा जाएगा। धारा घनत्व क्या होता है, व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। देखिए व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, और इस व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आपको बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक आपका टॉपिक आ गया चुंबकीय क्षेत्र। देखिए चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय वस्तु अपनी ओर, कोई भी वस्तु को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर ले वो चुंबकीय क्षेत्र हो, यानी कि चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र ही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगला बच्चा आता है लॉरेंज बल क्या होता है। देखिए लॉरेंज बल क्या होता है और बायो-सैवर्ट का नियम क्या होता है। देखिए बायो-सैवर्ट का नियम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगला टॉपिक हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम, इसको विद डेरिवेशन अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा क्यूरी का नियम समझाइए, यानी कि एक नियम होता है जिसे कहते हैं क्यूरी का नियम। इस क्यूरी के नियम को आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़कर ही बोर्ड एग्जाम में जाना है बच्चों। ये सारे टॉपिक अभी आपके पास काफ़ी समय, फरवरी मार्च में आपका एग्जाम होगा, तब तक आप लोग तैयार कर सकते हो। अगला बच्चों गैल्वेनोमीटर, चुंबकीय फ्लक्स हो गया, आपका स्वप्रेरण गुणांक हो गया, और आपका भ्रमण धाराएं। देखिए सारे टॉपिक आपको पढ़कर ही जाने हैं, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, देखिए अगला टॉपिक बच्चों है फैराडे का नियम। देखिए फैराडे का जो नियम होता है ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। टॉपिक नंबर 31 है लॉरेंज लेंज का नियम। देखिए लॉरेंज बल अलग है और लेंज का नियम अलग है, ये चीज़ आपको एक में नहीं समझना है। वो आपका होता है लॉरेंज बल, ठीक है, और ये लेंज का नियम होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है बच्चों। ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है। ये ट्रांसफार्मर को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है। अगला बच्चों है सूक्ष्म तरंगे। देखिए सूक्ष्म तरंगे क्या होती हैं, पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं, एक्स तरंगे क्या होती हैं। इन पर क्या होगा 1 से 2 नंबर में आपसे बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी पूछी जाएगी। तो इसीलिए तरंगियों के बारे में जो भी क्वेश्चन है इनको आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। और हम आपको, मैंने आपको कई बार बताया कि आपको इसी चैनल पर सारा कुछ पढ़ाने वाले हैं, बस आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये सारे टॉपिक को नोट कर लेना, यानी कि आपको टारगेट बना लेना, इतना टॉपिक को हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अदर भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन इतने तो आपको 100% पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या होता है,
ठीक है। लेंस की फोकस दूरी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। सेकंड बुक के टॉपिक आप यहाँ से शुरू होते हैं आपके। समंजन क्षमता क्या होती है, खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, संपर्क में अगर दो पतले लेंस रखें तो उनकी फोकस दूरी क्या होती है, आपको एक लेंस का सूत्र स्थापित करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है प्रकाश के व्यतिकरण जो होते हैं, प्रकाश का संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, किन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, वहाँ पर कौन सा व्यतिकरण होता है, जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है वहाँ पर कौन सा व्यतिकरण होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बच्चों आता है हाइगेंस का द्वितीयक तरीकों का जो सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की आपको व्याख्या करनी रहती है। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला जो टॉपिक है बच्चों यंग का द्विस्लिट प्रयोग। देखिए यंग का द्विस्लिट जो प्रयोग है, इस बार आपने नीट का पेपर देखा था, वहाँ पर भी शायद 2023 में, हाँ बच्चों 2023 का जो नीट का पेपर हुआ था उसमें आया था यंग का द्विस्लिट प्रयोग जो था। इससे क्वेश्चन नीट के 2023 वाला जो बोर्ड नीट का एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, यानी कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के जो नियम है उनको आपको पढ़ना है कि एक फोटान क्या होता है, दी ब्रोगली तरंगें क्या होती हैं, बोहर ने अपनी परिकल्पना क्या दी थी और इनकी परिकल्पना जो दी थी इनकी कमियां क्या रह गई थी। रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था रदरफोर्ड ने किया था, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। फिर आपको पढ़ना है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, जो प्रकाश और विद्युत उत्सर्जन का जो नियम दिया था आइंस्टीन ने, उनका समीकरण था हाफ mv² मैक्सिमम h न्यू माइनस न्यू जीरो की स्थापना करना है, यानी कि ये कैसे आया है। तो बच्चों ये जो 50 टॉपिक हैं, यानी कि ये जो 50 टॉपिक हैं, आपको फिजिक्स के अंदर ये 50 टॉपिक अच्छे से पढ़ कर जाना है। ये कम से कम आपको ये 50 टॉपिक तैयार कर लेने ताकि आपको फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बच्चों। अब हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री। देखिए बच्चों अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। देखिए मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है और मोल प्रभाज या मोलंस क्या होता है। ये जो बच्चों 4 टॉपिक है ना, मोल प्रवणता, मोलरता और नॉर्मलता, फॉर्मेलिटी जिसको कहते हैं नॉर्मलिटी और मोलंस। देखिए क्या होता है, इन सभी टॉपिक पे न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। क्या होता है बच्चों, न्यूमेरिकल। जो आपका सॉल्यूशन नामक चैप्टर है विलियन, उन विलियन टॉपिक से, विलियन वाला जो चैप्टर है उससे ये सारे टॉपिक हैं। ये टॉपिक जो है इन पे आपको परिभाषा भी इनकी पूछी जा सकती है बोर्ड एग्जाम में और इन पर न्यूमेरिकल तो आपको मिलने वाले ही है, तो 100% होता है, ठीक है। समझ जाइए, इन सभी टॉपिक को तैयार करिएगा। देखिए बच्चों एक आपका टॉपिक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हेनरी का नियम। केमिस्ट्री का पेपर आप जब देने जाओगे तो वहाँ पर हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम, ये दोनों टॉपिक हैं, एक ही चैप्टर के हैं, आपको दोनों टॉपिक आपको पढ़ने जाना है, ठीक है बच्चों। अगला टॉपिक आता है बच्चों परासरण क्या होता है, फिर परासरण दाब क्या होता है। देखिए बच्चे क्या होता है, परासरण और परासरण दाब की क्रिया में अंतर हो जाते हैं। देखिए परासरण को जो होता है उसी की परिभाषा परासरण दाब में लिख के रहते हैं, ऐसा नहीं करना। देखिए बच्चों कई बच्चों ने गलती की, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए परासरण जो है एक प्रक्रिया होती है, परासरण दाब क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई परासरण की क्रिया चल रही थी, भाई जो परासरण की बच्चों क्रिया चल रही थी, इस परासरण की क्रिया को हमें अगर रोकना है, भाई हमें अगर परासरण की क्रिया रोकनी है तो हमें एक दाब लगाना पड़ेगा और उस दाब जो हम लगाते हैं परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, उस दाब को ही बच्चों हम परासरण दाब कह देते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला टॉपिक आता है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। देखिए आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अनादर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है बच्चों। हिमांक में अवनमन, ठीक है। देखिए हिमांक में अवनमन क्या होता है और विद्युत अनैपघट्ट क्या होते हैं, इनमें टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला बच्चों आपका आता है विशिष्ट चालकता या तुल्यांकी चालकता क्या होती है, इनके बारे में। इलेक्ट्रोड विभव आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनेंगे और कई क्वेश्चन बनेंगे, आपको याद रखना है। मोलर चालकता, देखिए मोलर चालकता हो गई आपकी सेल हो गई। अब आपकी आती है प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और आपका जो रासायनिक वलगतिकी है उनसे वहाँ से टॉपिक है और इन पर आपको न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। अर्धायुकाल जिसको हम टी हाफ कहते हैं। आणविकता और कोटि में अंतर क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। संक्रमण तत्व क्या होते हैं और अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ठीक है। यानी कि संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व और आपके जो भी तत्व आते हैं इनके बारे में देखिए। फिर आपका आता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी, यानी कि 4F श्रेणी और 5F श्रेणी के बारे में आपको पता होना चाहिए। K2Cr2O7 और KMnO4 इन दोनों का निर्माण कैसे प्रयोगशाला में करते हैं, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर बच्चों आता है लिगेंड, यानी कि लिगेंड क्या होते हैं और संकर आयन क्या होते हैं, ठीक है। लिगेंड और संकर आयन
इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उपसा संयोजन यौगिक आते हैं, इनका आईयूपीएसी नामकरण भी आता है उपसा संयोजन यौगिक का आपके बोर्ड में, और उपसा संयोजन यौगिक की परिभाषा भी इस तरीके से पूछी जाती है, और इनमें जो यौगिक आते हैं उनका नामकरण भी पूछा जाता है। ठीक है, फिर आता आयनन तथा हाइड्राइड समावयवता, आयनन समावयवता और हाइड्राइड समावयवता, ये दोनों समावयवता आपको पढ़कर जानी है, तैयार करके जानी है। अगला है बच्चों फिनोल C6H5OH, वेंजल्डिहाइड C6H5CHO और एसीटोन CH3COCH3, इन तीनों कंपाउंड जो हैं इनका आपको कैसे प्रयोगशाला विधि सचित्र वर्णन आपको पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस यानी कि भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इनके उपयोग सारा कुछ पढ़कर जाना है। ठीक, अगला बच्चों आता है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड को कहते हैं SCN और आइसोसाइनाइड को कहते हैं NC। फिर आपका आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, प्रोटीन के अणुओं के जो बंध होते हैं उनको हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। कोडोन क्या होते हैं, DNA क्या होता है, DNA RNA के बारे में आपको संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है, IUPAC नामकरण, नॉर्मल IUPAC का नामकरण पूछा जाएगा। बच्चों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा सेटचफ का नियम क्या होता है, क्लोरोफार्म CaCl3 यानी कि क्लोरोफार्म के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और आपका आता है मार्कोनी-काफ का नियम। ये सारे नियम जो है इनको भी आपको पढ़कर जाना है बोर्ड एग्जाम में, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला बच्चों हमारा टॉपिक है ल्यूकास परीक्षण क्या होता है। H2SO4 आपको पढ़ लेना है बच्चों, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यानी कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल के बारे में आपको पढ़ लेना है। हेलोइरिन क्या होते हैं यानी कि हेलोइरिन के बारे में आपको पढ़ लेना है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन क्या होते हैं, एमीन के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। अब आपको इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, ये जो 41 से 45 नंबर तक के टॉपिक हैं इनको ध्यान से समझ लीजिए। आपको इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जैसे कार्बिलेमिन अवक्रिया, कैनिजारो अवक्रिया, वोल्टेज फिटिंग, HBZ अवक्रिया और क्लेमेंसन अपचयन अवक्रिया और जो भी आपकी रिएक्शन है नेम रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं, आपको पढ़ कर जाना। कई सारी नेम रिएक्शंस चैनल पर वीडियो पढ़े हैं, जिनके नहीं पढ़े उनके अपलोड हो जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, IUPAC नामकरण और न्यूमेरिकल, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल आते हैं फिजिक्स की तरह ही, और उनको हमें सॉल्व करना होता है, उनके भी हमें नंबर मिलते हैं। और आपको पता है न्यूमेरिकल के जो नंबर होते हैं वो पुख्ता नंबर होते हैं, उनमें कटने का, राइटिंग के तो कटते नहीं, परिभाषा लिखोगे उसमें कट जाएंगे, रिएक्शन लिखोगे उसमें राइटिंग के कटते नहीं, क्योंकि यहाँ पर 41 से 45 नंबर के जो टॉपिक हैं एकदम सॉलिड होते हैं, एकदम बिल्कुल अच्छे से टॉपिक अगर आपको पता है तो इनमें जो भी जितने भी नंबर का है पूरे नंबर मिल जाते हैं, कटते नहीं है। राइटिंग वगैरह पे यहाँ पर मैटर नहीं करता है। समझ में आ गया? तो इन सारे टॉपिक को आपको तैयार कर लेना। 45 जो भी टॉपिक बता दिए हैं इन 45 टॉपिक को तैयार कर लेना। केमिस्ट्री में आपको टेंशन नहीं लेना रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया केमिस्ट्री में हमें क्या क्या तैयार करना है। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश को लेकर। जो अगर आपको इंग्लिश कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश का जो पेपर आता है बच्चों 100 नंबर का आता है, ठीक है, और काफ़ी बच्चे इस सब्जेक्ट को क्या करते हैं, हल्के में ले लेते हैं। इंग्लिश साइंस वाले, मोस्टली साइंस वालों की बात कर रहा हूँ, वो इसको हल्के में ले लेते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते रहते हैं। मैथ जिनके पास वो मैथ पढ़ते रहते हैं और इस टॉपिक, इस सब्जेक्ट को और हिंदी को बिल्कुल टाइम ही नहीं देते, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी आपका सब्जेक्ट है ना, कुछ तो टाइम लेगा ना, हार्ड तो है। तो आपको पता है इंग्लिश का जो सेक्शन, इंग्लिश का जो पेपर आता है बच्चों, उसमें टोटल 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी होता है, सेक्शन डी होता है। 4 सेक्शन है। उनमें से बच्चों आपका जो सेक्शन ए है, आपका जो सेक्शन ए आता है, ये बच्चों आपका आता है लगभग 15 नंबर का। और सेक्शन ए में जो 15 नंबर आते हैं, इसमें आपको एक अनसीन पैसेज दिया होता है, उसी से छांटकर आपको उसके नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो लिखना होता है। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 15 हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, फिर बच्चों आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपकी राइटिंग आती है। क्या आती है बच्चों? राइटिंग आती है। इसमें आपको ये जो सेक्शन बी होता है आपका 20 नंबर का होता है। इसमें आपको ऐसे और एक आर्टिकल लिखना होता है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर बच्चों आपका सेक्शन सी आता है। अब जो सेक्शन सी आता है बच्चों, ये आपका लगभग 25 नंबर का होता है, 25 नंबर का ही होता है, और जिसमें आपको ज़्यादातर ग्रामर देखने को मिलती है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? ग्रामर। अब आपका जो सेक्शन सी में ग्रामर आती है, इसमें 5 नंबर की आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है। अब बच्चों सबसे बड़ा सेक्शन आता है सेक्शन डी, जो आपका होता है 40 नंबर का। अगर हम जोड़ें 15 और 20 आपके हो गए 35, 35 5 40 और 20 60 और 60 40 100, यानी कि आपका पूरा पेपर हो गया 100 नंबर का। उनमें सबसे बड़ा सेक्शन है डी, और सेक्शन डी में ही बच्चों को सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो हम आपको सेक्शन डी डिटेल में समझा देते हैं। देखिए बच्चों,
जो आपका सेक्शन डी आता है, इसको ध्यान से एक बार अगर इस रोड मैप को आपने समझ लिया ना, तो आपको सेक्शन डी में टेंशन लेना नहीं रहेगा। और अगर आपने इस तरीके से अगर आपने प्रिपरेशन कर ली ना, तो सेक्शन डी में जो है आप आसानी से इसमें पूरा पेपर कर लोगे। देखो सेक्शन डी में क्या करना है। देखिए सेक्शन डी में 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन डी के अंदर एक आपका प्रोज का रहेगा, एक सप्लीमेंट्री रीडर का रहेगा, एक एक्सट्रैक्टर का रहेगा और एक आपका पोएट्री का रहेगा। देखिए आपका जो प्रोज रहेगा, इससे 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपका बच्चों रहेगा 7 नंबर का। कितने नंबर का रहेगा? 7 नंबर का। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर लगभग आपको 150 वर्ड लिखना रहता है। नहीं बच्चों, 150 नहीं लिखना रहेगा, 80 वर्ड लिखना रहता है। यहाँ पर लगभग आपको 80 वर्ड लिखना रहता है। और प्रोज में ही 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी कि 8 नंबर के आते हैं। और यहाँ पर अप्रोक्स आपको 40 वर्डों में इसका आंसर देना रहता है। अब बच्चों यहाँ पर 8 और 7 8 7 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं प्रोज से। यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी बुक से, ठीक है। यहाँ पर बुक में आपके कई सारे चैप्टर हैं, कौन सा पढ़ें कौन सा ना पढ़ें। कुछ ना पढ़ो बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको। एक आपका चैप्टर है जिसको कहते हैं द लास्ट लेसन, एक आपको बताते हैं विलियम सी डगलस वाला द रैप जो डीप वाटर, और आपको एक चूहेदान वाला द रैप ट्रॉप। आप इन 3 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर तैयार कर लो, क्वेश्चन की हिंदी समरी पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं लेना। इसी प्रकार से आपको सप्लीमेंट्री रीडर के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इनके लिए आपको जिन चैप्टर को पढ़ना है, उसमें आपका एक चैप्टर है द थर्ड लेवल, एक आपका चैप्टर है द टाइगर किंग और एक आपका चैप्टर है द इनमी। इन 3 चैप्टर को अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो यहाँ के जो 15 नंबर हैं, ये भी आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। समझ में आ गया? अब बच्चों क्या होता है, जो आपकी पोएट्री है, इससे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ लाइन दिए होते हैं, उनके आंसर लिखना होता है। इनमें आपको एक पोएम आती है जिसको नाम है माई मदर एट 66, एक आपकी आती है थिंग ऑफ ब्यूटी और एक आती है आपकी कीपिंग। जो बच्चों आपको माई मदर एट 66 है, अगर आपको पता होगा, जो आपके एक लेखक थे जिनको कहते थे कमला दास, इन्होंने लिखा था, ठीक है। और सेंट्रल आइडिया की अगर हम बात करें, तो सेंट्रल आइडिया अगर आपको तैयार करनी है ना, तो इन्हीं चैप्टर की अगर आपने सेंट्रल आइडिया पढ़नी तो कोई टेंशन नहीं। माई मदर एट 66 को लिखा है कमला दास, और ए थिंग ऑफ ब्यूटी शायद जोहन किट्स, हाँ जोहन किट्स ने लिखा है, जिनका नाम था जोहन किट्स ने लिखा है। और एक बच्चों आपकी आती है कीपिंग क्वेट को लिखा है शायद पब्लो नेरूदा ने, हाँ पब्लो नेरूदा ने लिखा है। तो आप लोगों को पोएट्री और एक्सट्रैक्ट को लेकर ये दोनों टॉपिक तैयार कर लें, क्योंकि यहाँ पर लगभग 10 और 5 इधर 4-5, ठीक है। तो पूरा जो आपका आता है 40 नंबर का आता है। इतना अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया ना, तो इंग्लिश में आपको टेंशन नहीं लेना। समझ में आ गया बच्चों? अब हमारे 2 सेक्शन बचे हैं। एक हमने आपको केमिस्ट्री बता दी, देखिए हमने क्या क्या बता दिया आपको, इंग्लिश बता दिया है, आपको फिजिक्स बता दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको केमिस्ट्री बता दिया, आपका बायो बचा है और हिंदी बचा है। नेक्स्ट हम एक लेक्चर लेकर आएंगे बच्चों, आज काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें हम आपको हिंदी और बायो के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने इस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगा, अन्यथा आपको वीडियो मिलेगा 1 से 2 दिन लग सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट किसी भी सब्जेक्ट को लेकर है, हमारी टीम सॉल्व करेगी। बस आपको अपना डाउट बताना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।